बहन दोस्तों, इस देश में सैनिकों के मुद्दे कौन उठाएगा? हाँ जी दोस्तों, सैनिकों के मुद्दे कौन उठाएगा? चाहे वो वेलफेयर संबंधी मुद्दा हो, चाहे वो प्रभावित हुए हों 7वें वेतन आयोग को लेकर, प्रभावित हुए हों वो वन रैंक वन पेंशन को लेकर, 8वें वेतन आयोग में फिर उनकी उपेक्षा हो सकती है, उनकी बहुत सारी मांगे हो सकती हैं, लेकिन मांगे कौन रखेगा? हाँ जी दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक चीज रखना चाहता हूं, जैसे कि 8वें वेतन आयोग में पेंशनर्स की उपेक्षा होने वाली है। अब उसमें कौन कौन से पेंशनर्स होंगे, या बहुत सारी हमारी मांगे, वन रैंक वन पेंशन की मांगे हैं, मिलिट्री सर्विस पे की मांगे हो सकती हैं, सीएसडी की मांगे हो सकती हैं, तमाम प्रकार की मांगे। अब सर्विंग सोल्जर की कोई ऐसी यूनियन नहीं हो सकती, ना ही सर्विंग हमारे सेना के अधिकारी या जेसीओ या जवान अपनी बात अपने वेलफेयर संबंधी किसी भी प्लेटफॉर्म पर रखने की हिमाकत नहीं कर सकते, और ना ही हमारे पास कोई ऐसा संगठन है आधिकारिक तौर पर जो हमारी समस्याएं सरकार के सामने रखे। तो हम सिर्फ सरकार के कृपा पात्र हैं, सरकार जो दे वो दे सकती है, लेकिन सरकार कभी ये नहीं सोच सकती कि ये 24 घंटे की नौकरी, यहाँ बलिदान होता है, यहाँ त्याग होता है, यहाँ लोग डिसेबल होते हैं, कितनी सारी समस्याएं होती हैं। सेना का त्याग बलिदान को शायद कम आंका जा रहा है, क्योंकि आज मैं कह रहा हूं कि एक लेटर है रिटायर्ड एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन यानी एमईएस के कर्मचारियों ने एक चिट्ठी लिखी है। एमईएस जो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के कर्मचारियों ने एक चिट्ठी लिखी है कि आपने 8वें वेतन आयोग में यानी आप हमारी उपेक्षा कर रहे हो, तो एमईएस बोल सकती है। उसके बाद हमारे साथ काम करने वाले और हैं जो हमारे कारखानों में गोला बारूद में सपोर्ट करते हैं, यानी और डिफेंस एम्प्लॉयज हैं जो आपने फॉर्मेशंस में देखे होंगे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में देखे होंगे, बहुत सारे मिलते हैं, तो इनकी भी एक यूनियन है। और वो सिविल एम्प्लॉयज हैं जो डिफेंस के साथ हैं, श्री कुमार उनके एक बहुत बड़े नेता हैं, वो अपनी मांग रखते हैं, और उन्होंने भी वित्त मंत्री को मांग रखी कि 8वें वेतन आयोग में उनकी उपेक्षा न की जाए। एमईएस वालों ने रखी उपेक्षा न की जाए। अब हमारे रहे गवर्नमेंट जो जिस तरीके के सोल्जर सर्विंग लोग हैं, अधिकारी हैं या जेसीओ हैं, वो जवान वो बात मुंह बंद है, वो कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि उनके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इस तरीके का है नहीं। अब बात आती है भूतपूर्व सैनिक हैं। भूतपूर्व सैनिक किस तरीके से इफेक्ट हैं वो आप देख सकते हो। मैं क्यों कहना चाहता हूं कि मेरी डॉक्टर मंजीत पटेल से बात हो रही थी कि आपका धरना 9 तारीख को हुआ, और उसकी तैयारी वो 1 साल से कर रहे थे। याद रहे, वो उसकी तैयारी लगभग 1 साल से कर रहे थे, और 9 नवंबर की घोषणा उन्होंने लगभग 3 महीने पहले कर दी थी। और उनका मुद्दा है, मेन मुद्दा है उनका ओपीएस, उसके बाद 8वें वेतन आयोग को लेकर। और 9 नवंबर को यानी वो अपना धरना प्रदर्शन करते हैं, और शाम को कॉल आ जाती है कि आपको वित्त राज्य मंत्री से आपकी मीटिंग करवा देते हो, वो भी 11 तारीख को। और कल मीटिंग हुई और सवेरे मैंने न्यूज में बताया, फिर भी मैं दिखा सकता हूं कि डॉक्टर मंजीत पटेल और उनका डेलीगेशन जाता है, ओपीएस को लेकर बातचीत करता है। आखिर ऐसा क्या दुर्भाग्य है कि हमारे एक्स सर्विसमैन 1 साल तक जंतर मंतर पर आंदोलन और धरना प्रदर्शन करते रहे, उनको किसी ने भी नहीं बुलाया? क्या हम इस चीज के लिए सोच सकते हैं? ये मेरा सवाल है, ये मेरे मन का सवाल है कि यहां 1 दिन आंदोलन हुआ और बुला लिया, और यहां एक सैनिक हैं, इनके ऊपर वीर गाथाएं गाई जाती है और इनके स्लोगन बनाए जाते हैं, तिरंगा यात्रा निकाली जाती है, ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया जाता है, सब कुछ किया जाता है। और जब ये रोते हैं, तड़पते हैं, जब अपनी बात रखते हैं, तो ना ही रक्षा राज्य मंत्री ने रक्षा मंत्री जी की तरफ से या एमओडी की तरफ से किसी भी तरीके का सपोर्ट मिला के आइए चलो हम आपकी बात सुन लेते हैं, हम मानने की बात नहीं कर रहे, क्योंकि इनकी बात सुनी गई है, हमारी बात अनसुनी क्यों की जाती है। अब मैं इसके ऊपर आऊंगा, उसके साथ पहले यह खबर जरूरी है कि रिटायर्ड एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन ने क्या चिट्ठी लिखी है, और निर्मला सीतारमण को चिट्ठी लिखी है माननीय वित्त मंत्री, वित्त मंत्रालय, क्योंकि इनके पास हड़ताल और धरना प्रदर्शन का अधिकार है, इनके पास काम बंद का अधिकार है, क्योंकि ये यूनियन है। हमारे पास कोई यूनियन नहीं है, तो हमारे पास यूनियन नहीं है तो हमें कुछ मिले न मिले हम अपनी बात रख भी नहीं सकते। बड़े दुर्भाग्य की बात है। उन्होंने कहा पेंशन के संबंध में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के विचार्थ विषय यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी पेंशनर्स के लिए राजपत्र अधिसूचना, यानी मैं छोटे शब्दों में कहूं कि यानी जो गजट नोटिफिकेशन निकला है उसका रेफरेंस दिया गया, और उसके अंदर टर्म्स ऑफ रेफरेंस की जो तुलना है 7वें और 8वें वेतन को डिफरेंशिएट कर दिया गया वेतन आयोग में। इधर पेंशन भोगियों के लिए बेचैनी पैदा हो रही है, जिनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि उनका कहीं जिक्र नहीं है। इस संबंध में हम आपके ध्यान में लाना चाहते हैं कि पेंशन प्रणाली 1857 से चली आ रही है, और 1871 में भारतीय पेंशन अधिनियम ने सुदृढ़ कर दिया कि 1991 और 1935 भारत सरकार में जो भी पेंशन है उन्हें पूरा अधिकार है। और उन्होंने कहा है कि इसके बाद एक नियम बनता है कि अंतिम वेतन का 50% और महंगाई राहत के वो
हकदार हैं। और यहाँ पर आप समझ सकते हो कि आज हमें ये चिंता सरकार के सामने रखनी पड़ती, बताना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार की नीयत में खोट है, मन में खोट है, और उन्होंने ऐसा फाइनेंशियल जो एक एक्ट तैयार किया है उसकी वजह से। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को दिए गए आदेश का उल्लेख उन्होंने किया है, पैरा 2 में किया है कि इस प्रकार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का जो जिक्र किया गया है उससे ऐसा लगता है कि आपने इस वेतन आयोग के सामने सीधा सीधा स्पष्ट कर दिया है कि आपने नफे तुले अंदाज में आपने वेतन की समीक्षा करनी है और पेंशनर को पहले तो बाहर ही रखना है। जब पेंशनर आगे चिल्लाएंगे या कुछ और देखा जाएगा तब हो सकता है, लगभग ये अपना कह रहे हैं। और उनका कृपया इस बात की उन्होंने कहा है, और अंशदायी पेंशन योजना का भी जिक्र किया, सरकार द्वारा माता पिता वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण का उन्होंने जिक्र किया, टर्म्स ऑफ रेफरेंस में तमाम तरीके की उन्होंने अपनी चीज़ें की है। हम आपसे अपील करते हैं कि कृपया वन रैंक वन पेंशन योजना का लाभ सभी सिविल पेंशन को भी दिया जाए। अब उन्होंने कहा है फौज की तरीके से वन रैंक वन पेंशन भी ये लेना चाहते हैं। ये MES भाइयों की एक चिट्ठी है जो कि निर्मला सीतारमण को लिखी गई है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अब विचित्र बात यह है कि इनकी चिट्ठी चली जाएगी, इनके पास काम रोक सकते हैं, ये जाकर के मिल सकते हैं। एक दिन काम रोक देंगे तो दूसरे दिन सरकार इन्हें बुला लेगी। इसलिए सिविल डिफेंस एम्प्लॉयज़ हैं जो बड़े बड़े ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों में काम करते हैं, या आपने देखा हमारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों में काम करते हैं, तो वो भी धरना प्रदर्शन करते हैं आराम से और काम रोक सकते हैं, उनकी भी बात भी सुनी जाती है। लेकिन आखिर सैनिकों का माई बाप कौन है? आखिर माना कि हमारे सर्विंग सोल्जर या हमारे सर्विंग जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको लेकर के नहीं कह सकती और कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन भूतपूर्व सैनिकों की यूनियन इतनी स्ट्रांग तरीके से अपनी बात नहीं रख पाती हैं। दुख इस बात का है कि एक साल लगातार कंटिन्यूस धरना प्रदर्शन होता है और हम लोग आपस में लड़ लेते हैं, उलझ लेते हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, वहां तक तो ठीक है, पर सोशल मीडिया पे भी हम जोरदारी से प्रचार प्रसार करके अपने आंदोलन को हम नुकसान पहुंचाते हैं और सरकार समझ जाती है कि इनके आंदोलन में कोई दम है नहीं। और दूसरी बात ये थी कि अधिकारी अलग कर दिए और हम अपने तरीके से कर रहे थे, वो आपने देखा होगा किस तरह असफल हुआ। लेकिन हमने हार स्वीकार नहीं की। अब दोबारा फिर 20 नवंबर की तैयारी यानी सबका सैनिक संघर्ष कमेटी फिर कर रहा है, सभी सैनिकों को उन्हें आह्वान किया है और हमारी जो कल बात हुई उन्होंने कहा हम आपके साथ विचार विमर्श करेंगे, एक बार परमिशन मिल जाने दो और हम सलाह लेंगे कि आखिर एक दिन के धरना प्रदर्शन से सरकार बुला सकती, तो आखिर हमारे अंदर क्या समस्या है, हमें कोई क्यों नहीं बुला सकता। और जब हम कुछ मांग नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं इसको एक बार जस्टिफाई कर लिया जाए किसी रिटायर्ड जजों के द्वारा। तो दोस्तों आपकी इसमें प्रतिक्रिया मैं जानना चाहता हूं कि यानी MES पावरफुल है, सिविल डिफेंस एम्प्लॉय अपना काम कर सकते हैं, लेकिन जो फौज है जो लड़ रही है और इनके पीछे लोग जो सपोर्टिंग है वो अपने अधिकार की सुरक्षा कर सकते, लेकिन हम क्यों नहीं। धन्यवाद। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਮੇਨ ਡਿਟੇਲ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੌਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਲਵਾ ਏਰੀਆ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਨਕਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਆਯੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਖੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸੈਕੰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਡੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੋਣੀ ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 11 ਵਜੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ 20 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 13 ਮਹੀਨੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਤਨੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ। ਗੌਂਸਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ
1 ਰੈਂਕ 1 ਪੈਨਸ਼ਨ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ 7ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਆ ਸਾਡਾ 7ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਕੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ 1 ਰੈਂਕ 1 ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ 3 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੀਸੀਓ ਰੈਂਕ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਡੋ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਬਰ ਲਾਈਫ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਿਜ਼ਰਵਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀ ਮੈਚਰ ਰਿਟਾਇਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਰੈਂਕ 1 ਪੈਨਸ਼ਨ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ 14 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ORP ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਗੌਂਸਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ? ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਜੀ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਵਾਂਗੇ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਕਰਕੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 7ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ 8ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਇਨ ਐਡਵਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ 7ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ 8ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਸਟ ਮੌਕਾ ਹੈ ਭਰਾਵੋ, ਅਭੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਭੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਅਗਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਭੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਲਾਸਟ ਮੌਕਾ ਜੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਜੋਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।